We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मंडे से बजट वीक हमारा स्टार्ट होने वाला है। मंगलवार को जो है वो बजट पेश की जाएगी। तो आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो बजट स्पेशल स्टॉक है, और ये सिर्फ इसी बजट के लिए नहीं, आने वाले कई बजट ईयर के लिए जो है वो आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है। अब हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट में जो है वो हमने उस स्टॉक के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, उसके प्लस और माइनस के बारे में जो है वो हमने पूरी डिस्कशन की है, और तीसरे पार्ट में जो है उसमें आपको कहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना है उस शेयर में, इसकी चर्चा की है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि उसमें से कोई भी डिटेल्स जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए चलते हैं भारत का सबसे बेहतरीन शेयर ढूंढने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम भारत का बेहतरीन शेयर को ढूंढते हैं, और उस बेहतरीन शेयर को ढूंढने के लिए हम एनएसई के वेबसाइट पे आ गए हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे हम आए हैं। वो उसमें से जो है वो हमने क्या किया है, हम उसके प्रोडक्ट सर्विसेज में जाएंगे, इंडाइसेस में जाएंगे, और वहां पे हमने एक इंडेक्स को चूज किया है, निफ्टी 50। तो यही शेयर है हमारा भारत का सबसे बेहतरीन शेयर, जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है इस बजट के लिए भी और आने वाले 20 बजट के लिए। जी हाँ, आने वाले 20 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, और 20 साल का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्यों ये भारत का बेहतरीन शेयर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो आप भारत के इस बेहतरीन शेयर, जिसको निफ्टी 50 कहते हैं या निफ्टी 20 भी कहते हैं, उसमें आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने तो आपको स्टॉक का नाम बोले और ये तो एक इंडेक्स है। तो दोस्तों, इंडेक्स है, मैं मानता हूं, लेकिन यही भारत का बेहतरीन शेयर है, क्योंकि इसमें आपके रिस्क जो है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि आप इसमें किसी भी एक कंपनी का रिस्क नहीं ले रहे हैं। आप जो है वो भारत पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भारत के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आपको अपने देश पे भरोसा है तो आप निफ्टी पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंपनी तो जीरो हो सकती है, लेकिन निफ्टी एक इंडेक्स है, और एक इंडेक्स जीरो नहीं होगा। मैं आपको जो है वो बताना चाहूंगा कि ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कि सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये निफ्टी 50 जो है वो एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, जहां पे आपको 13 सेक्टर का एलोकेशन मिलता है। आपको जो सबसे बड़ा चीज होता है वो मार्केट रिस्क होता है, और उस मार्केट रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करने के लिए डिफरेंट सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अब या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो म्यूचुअल फंड का ही एक ये दूसरा पार्ट है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, वहां पे डिस्क्रिप्शन जो है वो फंड मैनेजर के पास होता है कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है और कौन से शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना। ये डिसाइड म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर करते हैं, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है, ईटीएफ जो है, वो एक इंडेक्स को फॉलो करता है। निफ्टी 50 यदि इंडेक्स है तो ये इंडेक्स तो कोई इंडिविजुअल तो बनाता नहीं है, ये इंडेक्स बनाती है, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बनाती है। तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उससे हमारा रिस्क मिनिमाइज हो गया, हम बेस्ट के साथ रहते हैं, और इसमें आपको कॉस्ट बहुत कम लगता है। आपको म्यूचुअल फंड से भी कम कॉस्ट पे आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइम देना है, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है, हर महीने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आने वाले 20 इयर्स को आप दीजिए और भारत पे इन्वेस्ट कीजिए। यदि भारत ग्रो करेगा, यदि हमारा इकोनॉमी यहाँ से डबल और ट्रिपल होगा, तो निफ्टी इंडेक्स जो है
वो कितना ऊपर जा सकता है इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। rather than predicting the level for Nifty, just follow the discipline through SIP। और लकीली यदि आपको मार्केट में किसी क्रैश को, जैसे कोरोना का क्रैश जो है 2020 में आया था, तो उस समय आपको थोड़ा हिम्मत बढ़ा करके जो है वो आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, ताकि आप अपने यूनिट्स को, आप अपने जो कॉर्पस है उसको बड़ा कर सके आने वाले फ्यूचर के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपका कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। नॉर्मली आप जनरली जो है वो इसको किसी को एडवाइस करते हुए नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये तो एक ETF है, इसमें कौन कैसे कर सकता है। तो मैं जो है वो इसकी सारी बारीकियों को मैं आपको साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि क्यों ETF जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 50 कंपनियों से बनी हुई एक इंडेक्स है, जहां पे हमने देखा कि 13 सेक्टर का वेट जो है एलोकेशन आपको मिलता है। अब इसका मेथड क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से जो है उस पे ये आधारित है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्या होता है नहीं होता है हम छोड़ देते हैं। ये NSE का काम है कि इसको जो है वो बनाना, इस इंडेक्स को बनाना, इसमें कौन से कंपनियों को रखना है वो NSE वाले फॉलो करेंगे। उसको वो जो है साल में 2 बार जो है वो जज करते हैं, सेमी एनुअली जो है उसको रिबैलेंस करते हैं। एक जनवरी में होता है और दूसरा जुलाई में होता है। आपको देखिए कि ये 1996 में लॉन्च हुआ था। 3 नवंबर को इसका बेस डेट है, 3 नवंबर 1995 में 1000 के इंडेक्स वैल्यू पे जो है इसको लॉन्च किया गया था। आज जो है हम एक राउंड फिगर 18,000 मानते हैं। तो 1995 से आज हम 2022 के जनवरी में हैं, तो अभी तक जो है ये एक इंडेक्स होने के बावजूद 18 टाइम्स जो है वो रिटर्न आपको दे चुका है। मैंने आपको क्या बोला कि आप किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आपको अपने देश पे भरोसा है तो आप निफ्टी 50 में ETF के थ्रू, एक लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको SIP हर महीने इन्वेस्ट करना है और इसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। लकीली आपको मार्केट क्रैश में थोड़ा हिम्मत के साथ आपको लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपने क्वांटिटी को आप बढ़ाना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग को बढ़ाना, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सके। आपको एक टाइम देना है 20 इयर्स। आप ये देखिए कि इसने 25 सालों में कैसा रिटर्न दिया है, 30 सालों में कैसा रिटर्न दिया है। 18 टाइम्स फॉर इंडेक्स बेहतरीन रिटर्न है। और इसके बारीकियों को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि वेटेज क्या होता है। ये हमारा काम नहीं है, ये 6 मंथ के इंटरवल पे जो है NSE वाले जो है वो आपको, आपके लिए काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। इसमें फंड मैनेजर का डिस्कशन भी नहीं चलता है कि किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, किस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, किस में कितना करना है। ये तो मैथमेटिक्स है। ये देखिए, फ्री फ्लोट के हिसाब से हमने देखा ही है, जो मार्केट में परफॉर्मर होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा, जो मार्केट में परफॉर्मर नहीं होगा उसका वेटेज कम होगा। इसके बावजूद इसमें 13 सेक्टर का वेटेज है, लेकिन जो परफॉर्मर हो इंडेक्स होता है वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट होता है। जो कम परफॉर्मर होता है या उस सेक्टर से यदि एक ही 2 कंपनियां होती है तो वहां पे कम वेटेज जाता है आपको। इस तरह से जो है वो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो अभी जनवरी में रिबैलेंस होने के बाद जो है देखिए कि फाइनेंशियल सर्विसेज में 35%, 35.6% का निफ्टी का वेटेज है। IT इंडेक्स का 19% का है। ऑयल एंड गैस का 12.31 का है। कंज्यूमर गुड्स का 10.77 का है। ऑटोमोबाइल का 4.95 का है। फार्मा का 3.42 है। मेटल का जो है वो 3.34 है। कंस्ट्रक्शन 3% का है। सीमेंट 2.43 का है। टेलीकॉम 2.13 का है। पावर 1.7 का है। सर्विसेज 0.71 का है। फर्टिलाइजर्स का जो है वो 0.54 का है। तो परफॉर्म जो कर रही हैं, जिस सेक्टर से ज्यादा कंपनियां हैं वहां वेटेज ज्यादा होगा।
आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा चीज तो है फंड मैनेजर इसी प्रोपोर्शनेट में आपका पैसा लगाता है, इसलिए फंड मैनेजर का भी डिस्कशन कुछ भी नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकता कि एनएससी का वेटेज यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा है और वो आपके पैसे को टेलीकॉम और पावर में लगा रहा है या सर्विसेज में लगा रहा है या फर्टिलाइजर्स में लगा रहा है। नहीं, यदि 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसका 35 रुपया फाइनेंशियल सर्विसेज में ही उसको देना पड़ेगा, वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में जैसा एनएससी वालों ने दे रखा है। आईटी में 19 रुपया जाएगा 100 रुपया में से, ऑयल एंड गैस में 12 रुपया जाएगा, 10 रुपया कंज्यूमर गुड में जाएगा, तो इसी प्रोपोर्शनेट में आपको देना पड़ेगा। अभी जैसे देखते हैं ये हमारा टॉप 10 वेटेज है, मैं इंडिविजुअल सेक्टर पे भी जाऊंगा, लेकिन ये देखिए ये टॉप 10 है। रिलायंस इंडस्ट्री में 10% का है, इन्फोसिस में 9.23 का है, एचडीएफसी बैंक में 8.54 का है, आईसीआईसीआई बैंक में जो है वो 6.78 का है, एचडीएफसी में 6.17 का है, टीसीएस 5.10, कोटक बैंक 3.48, एलटी लार्सन एंड टोब्रो 3.02, एचयूएल 2.78 और आईटीसी 2.5। तो ये हमारा टॉप 10 है। ये देखिए ये टॉप 10 है, तो इसी प्रोपोर्शनेट में जो है वो फंड मैनेजर को देना होता है, वहां पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाती है। पर ये सारी जो है वो ब्लू चिप कंपनियां होती है, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी इन पे बहुत कम होती है। यदि ये मार्केट के साथ करेक्ट भी होती है तो ये बहुत जल्दी रीगेन कर देती है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये मार्केट के कई अप एंड डाउन को देख चुकी होती है, तो ये सरवाइव ज्यादा कर सकती है रिसेशन पीरियड में। और जो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, एनएससी वाले जो है वो हर 6 महीने पर रिव्यू इसीलिए करते हैं कि नॉन परफॉर्मर को निकालेंगे और परफॉर्मर को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमको इसमें भी जो है वो कंपनी का रिस्क जो है वो हम इसमें कुछ भी नहीं लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें इंडिविजुअल वेटेज किसका कितना है। उसके लिए जो है ये 50 कंपनियां हैं ये एक्सेल शीट में, इसको मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। आप जो है ये यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ये हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है और वो इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं और इंडस्ट्री वाइज जो है जिसमें जिसका जितना वेटेज है हम उसको देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां। तो सबसे पहला वेटेज जो हमने 35% का देखा था वो फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो अभी हमने उसको शॉर्ट किया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्सिस बैंक, ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप यहाँ वेटेज मत समझिएगा, ये सिर्फ लिस्ट है। तो एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी लिमिटेड है, आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो 11 कंपनियां हैं अभी, ये आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के वेटेज में आती हैं, जिसका वेटेज 35% है। आप इनमें से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी कोई कंपनी होगा जिसके बारे में आप बोलेंगे कि मैंने इसका नाम नहीं सुना है, या इसके ब्रांच को आपने नहीं विजिट किया होगा, या डे टू डे लाइफ में कभी भी इसके सर्विसेज को जो है वो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये मार्केट लीडर है अपने अपने सेक्टर के। तो आप क्वालिटी के साथ रह रहे हैं, यदि इस कंपनी की क्वालिटी डिटोरिएट होगी तो एनएससी वाले वैसे भी 6-6 महीने पे रीबैलेंस इसीलिए करते हैं और परफॉर्मर को इंक्लूड करते हैं। तो हमको क्या देखना है, हम देखते हैं कि ब्रांड रिकॉल, हम देखेंगे कि हमारा सारा, आप किसी भी जगह पे नो कॉस्ट ईएमआई आजकल बहुत जगह आप मॉल्स में देखते होंगे, बजाज फिनसर्व जो है उसमें लीडर है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक में लीडर है, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे जो है लाइफ इंश्योरेंस में जो मार्केट लीडर है। तो इन सब की सारी कंपनियों के सर्विसेज को आपने खुद अपने निजी जीवन में कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर रखा है, तो ये इनकी ब्रांड रिकॉल का पावर है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज का है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड वेटेज जो है वो आईटी का है। कोरोना के समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी की वजह से ही हमारे इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, हमारी कंट्री सरवाइव की है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि आजकल हमारा इस पे डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गया है और आने वाले समय में बढ़ने वाला है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इज अ न्यू फैशन, वो अभी कंटिन्यू रहने वाला है। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके मोस्टली सारे प्राइवेट इंडस्ट्री मोर और लेस वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहे हैं, तो आईटी पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ने वाली है। आप इतने ऐप को यूज करते हैं, वो सारे जो है
वो कहीं ना कहीं आईटी से ही रिलेटेड है। उसके कंस्टिट्यूएंट HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये 5 कंपनियां हैं जो ब्लू चिप है। इन सभी का नाम जो है वो आपने सुन रखा है और इनका वेटेज जो है वो 19% का है, सेकेंड वेटेज है। अब हम देखते हैं कि ऑयल एंड गैस, ये थर्ड हमारा जो है वो वेटेज ऑयल एंड गैस का था। ऑयल एंड गैस में जो है वो हमारा जो लिस्ट है वो BPCL का है, इंडियन ऑयल का है, ONGC का है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। ये चारों कंपनियां जो हैं वो आपको 12.31% का वेटेज रखती है निफ्टी में। देखिए, इतने सारे टेक्निकल्स बताने का मैं सिर्फ एक ही चीज है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्यों आपको निफ्टी 50 में, क्योंकि आप जो है रिलायंस के रिस्क को नहीं बियर कर रहे हैं, आप पूरे कंट्री के साथ एक जा रहे हैं, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है और आप मैक्सिमम आपको क्या करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, करेक्शन में जो है वो अपने पोजीशन को इंक्रीज करना है और 20 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहना है, ताकि आपको 8th वंडर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो ये तो हमने थर्ड वेटेज को देख लिया। अब जो है वो हमारा फोर्थ वेटेज जो है वो कंज्यूमर गुड्स से आता है। कंज्यूमर गुड्स, पहले हम इसको हटा देते हैं और कंज्यूमर गुड्स पे टिक करेंगे। तो कंज्यूमर गुड में हमारा जो है वो एशियन पेंट है, ब्रिटानिया है, HUL है, ITC है, नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर और टाइटन कंपनी है। सभी की सर्विसेज किसी न किसी फॉर्म में हम और आपने यूज कर रखा है। सबका जो है वो एक ब्रांड रिकॉल है और इसके साथ आज आप यदि इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो फिर निफ्टी में क्यों नहीं। तो ये तो हमारा चौथा हो गया। पांचवा जो है वो हमारा ऑटोमोबाइल का आता है। ऑटोमोबाइल में आपको आएंगे बजाज ऑटो, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स। मोस्टली जितने भी मेजर प्लेयर हैं वो आपको इसमें आ रहे हैं। तो ये तो हमारा ऑटोमोबाइल हो गया जिसका वेटेज जो है वो 4.9% है। इसके बाद जो है वो फार्मा का वेटेज है। फार्मा का वेटेज जो है वो 3.42 है और उसमें जो कंपनियां हैं वो सिप्ला है, डिवीज लैब है, डॉक्टर रेड्डी है और सन फार्मास्यूटिकल है। तो ये 4 कंपनियां आपको मिल रही है जिसका वेटेज 3.42 है। फिर जो है वो हमारा जो 7th नंबर का सेक्टर है जिसका वेटेज जो है वो लगभग 3.34 है, वो आपको है मेटल्स। मैं इसको हटा देता हूँ, फार्मा को, मेटल्स में जो है वो आपको कोल इंडिया, हिंडाल्को, JSW स्टील और टाटा स्टील, ये 4 कंपनियां हैं जिसका वेटेज जो है वो आपको 3.34 है। थोड़ा सा आपको ये टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन ये बारीकियां जो है नॉर्मली सब लोग क्या बोलते हैं कि जाइए ETF में इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन वो ETF में क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, किसका क्या रिस्क है या उसका किस किस इंडस्ट्री में कितना वेटेज है, नॉर्मली ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इन बारीकियों को आपको समझना चाहिए कि आपका हार्ड एंड मनी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा बोरियत लग सकता होगा कि मैं आपको ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप ये देखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको यदि यूज में लाते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरा मार्केट का जो है वो एक्सपोजर मिल रहा है अक्रॉस 30 सेक्टर। तो ये तो हमारा मेटल सेक्टर है जिसका वेटेज 3.31। इसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन का वेटेज जो है वो 3% का है, लेकिन कंपनी जो है वो एक ही है और वो है L&T। सीमेंट को मैंने कर दिया, L&T है, उसका वेटेज जो है वो एक ही 3% का है। उसके बाद जो आपको आता है वो सीमेंट का आता है। सीमेंट में 3 कंपनियां हैं जिसका वेटेज जो है वो 2.43 है। ग्रासिम, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक, ये तीनों कंपनियां हैं इसमें और 2.43 इसका वेटेज है। इसके बाद जो आपको आएगा 10वें नंबर पे वो टेलीकॉम है, उसमें भी एक ही कंपनी है और उसका नाम है भारती एयरटेल, 2.13 का वेटेज है। उसके बाद जो है 11वें नंबर पे आपको पावर आता है। पावर में 2 कंपनियां हैं, NTPC और पावर ग्रिड, जिसका वेटेज 1.7 है। और ये देखिए इसका वेटेज कम है क्योंकि कंपनियां भी एक ही है, बाकी इस सेक्टर से कंपनियां इतना परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इसी कारण से उतनी कंपनी नहीं है, उनका वेटेज कम है। जो सेक्टर जितना परफॉर्म करेगा उसका वेटेज उतना ज्यादा होगा और वो उतना ही निफ्टी में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये रिबैलेंस सेक्टर का वेटेज जो है वो समय समय पे घटते बढ़ता रहता है। इसके बाद जो है वो सर्विसेज है। सर्विसेज में भी मोस्टली
एक तो 0.71% से भी कम का है, और सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है अदानी पोर्ट। और हमारा 13वां सेक्टर जो है वो भी लेस देन 1% है, और एक ही कंपनियां हैं, और उसका जो नाम है वो है यूपीएल 0.5, एक ही कंपनी है। इस सेक्टर से बाकी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं हुई है जिसको निफ्टी 50 में जगह दी जा सके उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले पे। तो इसी वजह से इसका वेटेज जो है वो कम है। तो ये था हमारा भारत का सबसे बेहतरीन शेयर, जिसको हमने आपको निफ्टी 50, उसके सारे फंडामेंटल्स मैंने बताए कि उसमें वो निफ्टी 50 किस किस कंपनियों से बना है, उसका वेटेज क्या है, वो कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, और उसमें किस तरह से आपका कितना वेटेज के साथ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ये सारी चीज प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो है ये मैथमेटिकल फार्मूला है, यहाँ पे किसी भी पर्सनल डिस्क्रिप्शन से ये इन्वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो आपका काफी मिनिमाइज हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है, और इसीलिए मैंने आपको इस बजट का और आने वाले 20 बजट के लिए भारत का बेहतरीन शेयर मैंने आपको बताया। देखा दोस्तों, ये था हमारा भारत का सबसे बेहतरीन शेयर, और इसमें जो है वो आपको इन्वेस्टेड रहना है आने वाले 20 ईयर्स के लिए। अब आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और आपको ETF में इन्वेस्ट करना है। निफ्टी 50 ETF जो है, जिसको निफ्टी 20 भी कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है। आप किसी एक कंपनी में यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप भारत के सबसे 50 बेहतरीन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा ये सोचना आपका काम नहीं है। जो परफॉर्मर होंगे उसको निफ्टी रखेगी, NSE जो है वो रखेगी उस इंडेक्स में, और जो परफॉर्म नहीं करेंगे उनको बाहर निकाल देगी, और उसके जगह पे नए शेयर को वो इंक्लूड कर लेगी। तो इस तरह से जो है वो आप भारत के बेहतरीन 50 कंपनियों के साथ इन्वेस्टेड बने रहेंगे। आपको आने वाले 20 साल सिर्फ आपको देने हैं। आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना है। आप अपने पसंद के किसी भी ब्रोकर के साथ जो है आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का ETF ले सकते हैं, जिसमें भी आप मैं किसी पर्टिकुलर को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। आप अभी तक जिस भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आपने काम किया है उनके एडवाइजर से पूछिए कि क्या कोई ETF जो है निफ्टी 20 का उनके पास अवेलेबल है। तो यदि है तो आज ही उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, और यदि आप लकीली किसी भी मार्केट क्रैश में आप लमसम इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो SIP में बने रहिए। तो आशा करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दें।